जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस के उस टॉपिक को देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को समझ लेते हैं तो इससे आप लोग और भी जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे विटामिन पढ़ेंगे या फिर कभी कोई रोग वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि शरीर के इन मुख्य अंगों पर जब उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो हमें क्या नुकसान होता है, कौन से कार्य हैं, कौन से फंक्शन हैं जो शरीर में ठीक से नहीं हो पाते हैं। ये सब चीज़ों को आप आपस में जोड़ने के काबिल हो जाएंगे, आपकी समझ बढ़ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम पे देखते हैं, उसको फोकस करिए और धीरे धीरे हम थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप लोगों को हैंड रिटेन फॉर्मेट में मिल जाएगा और ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे, और जय हो स्टडी वन डे एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है, दोनों ही जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये तो अपना माउथ वाला पोर्शन है जहाँ अपना हम खाना खाते हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ एंट्री करता है, वो प्रवेश करता है खाना माउथ में, तो ये अपना मुख हो गया। उसके बाद आप एक ऐसे कुछ देख रहे होंगे, ये ईसोफेगस कहलाता है, ठीक है, इसको हम ग्रसिका बोलते हैं। इससे होते हुए खाना हमारे स्टमक यानी कि पेट आमाशय में जाता है। उसके बाद जब खाना आमाशय में जाता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन सा एसिड मौजूद होता है, किस तरीके से खाने को पचाया जाता है, उसे डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद खाना आगे बढ़ता है। जब खाना आगे की ओर बढ़ता है तो वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, वहाँ पे प्रवेश करता है। वहाँ पे प्रवेश करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें लीवर यानी कि यकृत की तरफ से कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस हैं जो उसमें सिक्रीट होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि गाल ब्लैडर का क्या काम है, उसमें हम देखेंगे पैनक्रियास का क्या काम है, यानी कि अग्नाशय का क्या काम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे, और आप बस अच्छे से देखते जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पाचन की बात जब कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है जो हम बार बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इंजाइम। इंजाइम क्या होता है? एक केमिकल है, हमारे शरीर में इसका उत्पादन होता है, एक ऐसा रसायन का उत्पादन होता है जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे कोशिकाओं में होती है, यानी जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में घटित हो रही होती है, चल रही होती है, उसको ये तेज कर देता है। तो मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, आप चाहते हैं कि खाना तेज़ी से पचे मेरे शरीर में, तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। अगर वो हमारे शरीर में ना हो तो हमें असर देखने को ये मिलता है कि जो खाना आप थोड़े देर में डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसका पाचन क्रिया शुरू हो सकता है, उसे पचने में बहुत समय लग जाता है। या फिर मान लीजिए वसा शरीर में है, फैट है, आप चाहते हैं कि वो शरीर में जल्दी से डाइजेस्ट हो, सही तरीके से उसका पाचन क्रिया हो, तो आप देखेंगे उसमें बहुत समय लग जा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो यहीं पे जो केमिकल्स, जो रसायन अपना कमाल दिखाते हैं हमारे शरीर में, उन्हीं को हम इंजाइम कहते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इंजाइम जो होता है शरीर में, वो उसे आप बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बदलाव नहीं करता है, ये जिसके साथ, जिस केमिकल रिएक्शंस के साथ जुड़ता है उसमें ये बदलाव करता है। ये बस मदद करने वाला एक समझ लीजिए केमिकल है जो अपने आप में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, चीज़ें जो चल रही हैं उस प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो इसलिए इंजाइम को आप बार बार प्रयोग में शरीर में ला सकते हैं। अब देखिए, सवाल ये आता है कि इंजाइम आखिर हैं क्या, किस तरह के रसायन या केमिकल हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जटिल प्रोटीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो मदद करने आए हैं, ये अपने आप में कोई बदलाव करने नहीं आए हैं। इसीलिए आप बार बार इनका उपयोग कर सकते हैं हमारे शरीर में, यानी इनका यूज़ जो है वो रिपीटेडली आप बार बार इनका उपयोग कर सकते हैं, उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से भोजन को पचाने की प्रक्रिया हमारे शरीर में कैसे शुरू होती है, हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारे सामने रोटी सब्जी पड़ी हुई है, दाल पड़ा हुआ है, हम इसे खाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारे ऐसे मुख में खाना गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, माउथ। हमारे माउथ में, हमारे मुख में जैसे ही खाना जाता है, सबसे पहला उस पर काम शुरू करता है सलाइवा, ठीक है। सलाइवा उसमें सबसे पहले शुरू होता है, जो उस खाने को, उस भोजन को गीलापन देता है ताकि हम उसे आराम से घोंट सकें। और साथ ही साथ हमारे मुख में जाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है,
ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी स्टार्च होता है वो टूटना शुरू होता है, वो विखंडित होना शुरू होता है और वो सिंपल रूप में टूटता है शुगर के रूप में, जिसे हम शर्करा बोलते हैं। तो पूरा प्रक्रिया ही डाइजेशन का, पाचन का ये है कि जो रूप में हम खाना अपने शरीर में ले रहे हैं उस रूप में कोशिकाएं काम नहीं कर सकती। कोशिकाओं को चाहिए एक अलग स्तर का एनर्जी, एक अलग रूप में वो खाना चाहिए। तो हमारे शरीर के सारे अंग ये काम करते हैं कि जब कोशिका स्तर पे वो खाना पहुँचे तो वो बिल्कुल टूट के नॉर्मल फॉर्म में पहुँचे, नॉर्मल रूप में पहुँचे, जिसको कोशिकाएं अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं। क्योंकि जब कोशिकाएं काम करेंगी तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा शरीर जिंदा रहेगा। ठीक है। तो अगर सवाल कभी पूछा जाए कि सबसे पहले पाचन क्रिया किस चीज़ की शुरू होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की। क्योंकि जैसे ही हमने मुख में, माउथ में अपना खाना डाला, सलाइवा उस पर काम करना शुरू किया। और सलाइवा का सबसे पहले काम ये है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। दाल आप पी रहे हैं तो दाल पे ज़्यादा असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दाल तो प्रोटीन अपने अंदर रखा हुआ है। तो प्रोटीन का कहाँ असर शुरू होता है वो हम देखेंगे, वो अपने स्टमक में होता है, आमाशय में होता है। लेकिन रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उस पर जो है ये असर करना शुरू कर देता है। पाचन क्रिया इसकी शुरुआत हो जाती है कहाँ से? मुख में से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे मुख में जो सलाइवा यानी कि जो लार है, जो सलाइवा है, लार है, हमारे मुख में जो मौजूद होता है वो अपना काम किस पर शुरू कर देता है? कार्बोहाइड्रेट पे। कैसे करता है? अभी जो हम लोगों ने ऊपर एंजाइम को समझा था, वो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम को पैदा करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेस इंग्लिश में, और लार एमाइलेस हम लोग इसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये जो सलाइवरी एमाइलेस है या लार एमाइलेस है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो जटिल स्टार्च हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको सिंपल रूप में शुगर में हम परिवर्तित करें, इसे तोड़ें, विखंडित करें। ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट पे तो काम शुरू हो गया हमारे मुख में। अब क्या होगा उसके आगे? अब यहाँ देखिए डायग्राम में, खाना अब कहाँ पहुँचेगा? खाना पहुँचेगा ईसोफेगस में, जिसे हम लोग बोलेंगे ग्रसिका। तो खाना अब जो रोटी हम खा रहे हैं वो चबाया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया, गीला किया लार की वजह से। अब वो धीरे धीरे ईसोफेगस से, ग्रसिका से होते हुए हमारे स्टमक यानी कि आमाशय में तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, वहाँ उधर की तरफ बढ़ रहा है, पेट की तरफ। ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा हम इस चीज़ को देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना क्या हो गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस आपने देख लिया, ये रफ डायग्राम है। ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा माउथ है, यहाँ से हमारा खाना लार के साथ गीला हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो है वो शर्करा या शुगर में बदलना शुरू हो गए। किसकी वजह से? सलाइवरी एमाइलेज या लार एमाइलेज की वजह से। तो ये जब भी लेज वाला शब्द आएगा ना, एमाइलेज, लाइपेज, तुरंत ऐसे समझ लीजिएगा कि अरे ये तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को सिंपल शुगर या सिंपल शर्करा के रूप में परिवर्तित करने का काम कर रहा है। ठीक है। आगे जब हम पेनक्रियाज भी देखेंगे तो भी आपको वहाँ पे एक और शब्द इस तरह का देखने को मिलेगा, लाइपेज। तो तुरंत समझ जाएगा कि एमाइलेज हो चाहे लाइपेज हो, तो जो ये एज टाइप का शब्द लास्ट में आ रहा है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पर ही अपना जादू दिखाएगा। अब खाना हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे ईसोफेगस से होते हुए जा रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, खाने की नली, फूड पाइप। अब ये जो ईसोफेगस है इसे हम लोग गिलेट भी बोलते हैं, ग्रसिका भी बोलते हैं। इसमें, इस हिस्से में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन या पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है कि पाचन क्रिया हो रही है। धीरे धीरे करके उसका काम है कि भाई मुख से लेके खाने को हमें पहुँचाना है पेट तक, स्टमक तक पहुँचाना है, बस यही इसका काम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आहार नाल यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मुख से होते हुए पूरा जो अपना बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट सारा हिस्सा है वो सब एक पाइप के रूप में आप देखेंगे, उसे हम आहार नाल बोलते हैं। तो इस भाग में यानी कि जो ईसोफेगस है, ग्रसिका है, इस भाग में किसी भी तरह का कोई पाचन क्रिया नहीं होता है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए, ईसोफेगस या जो फूड पाइप है उसमें क्या होता है कि जैसे अपना ये फूड पाइप है, अब खाना यहाँ पर है, फिर इसे कुछ देर बाद यहाँ पहुँचना है, फिर उसे कुछ देर बाद यहाँ पहुँचना है। तो ये जो बाएं और दाएं मसल देख रहे हैं आप, ये सिकुड़ेंगी, सिकुड़ के इसे धक्का देंगी, नीचे जाइए, फिर इसे सिकुड़ के धक्का देंगी, अब आप और नीचे जाइए, फिर इसे सिकुड़ के धक्का देंगी, फिर ऐसे करते हुए वो स्टमक तक पहुंच जाएगा। यही इनका काम है, इसमें इनकी तारीफ हो गई। अब जो ईसोफेगस या फूड पाइप है, इसमें क्या होगा? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे?
इस मूवमेंट को, ये जो आप देख रहे हैं कि पाइप है और आपको अब इस तरह से कुछ दिखेगा क्योंकि वो खाने को नीचे की तरफ ढकेलना चाहता है, तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ से मसल में सिकुड़न नज़र आएगा, यानी कि इसकी पेशियों के फैलने व सिकुड़ने की जो ये गति है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन। ये शब्द याद रखिएगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये जो दोनों तरफ से आप सोचिए कि आप एक लंबी सी पाइप लीजिए और उसको दोनों तरफ से हाथों से धीरे धीरे दबाइए, ठीक है, तो आप देखेंगे बीच में एक दबाव वाली स्थिति आती है और जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ गिरेंगी। यही काम हमारे फूड पाइप, हमारे खाने की नली का होता है। तो इसे हम जो कहते हैं वो होता है पेरिस्टैल्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन, जिसकी वजह से, जिसके कारण से भोजन जो है वो आहार नाल यानी कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे आगे की तरफ खिसकता है। चलिए यहाँ तक हम समझ गए। अब खाना हमारा कहाँ पहुँचा, अब हमारा खाना जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे फूड पाइप से होते हुए और ये लगभग अब हमारे पहुँच गया आमाशय यानी कि स्टमक तक हमारा खाना पहुँच गया। तो अब स्टमक इसका वेलकम करेगा, अब पेट की जिम्मेदारी है इसके स्वागत करने की। तो अब ये स्वागत कैसे करेगा, जैसे ही खाना हमारा इतने संघर्ष के बाद पेट तक पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है, जिसे हम साइंस में बोलते हैं हिंदी में आमाशय, वहाँ पर अब क्या होगा, अब हमारे ये जो हमारा ऐसे पेट है, हमारा जो स्टमक है, इसमें एक आपका उत्पादन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। तो ये जठर ग्रंथियाँ जो हैं, इनके वॉल्स पे, इनके भित्तियों पे आपको क्या देखिए आमाशय की भित्तियों में आपको क्या मौजूद नजर आएगा, जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ मतलब क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अब तुरंत खाने को देख के एक जूस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एक जूस प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम लोग कहते हैं जठर रस। ये गैस्ट्रिक जूस को हम क्या बोलते हैं, जठर रस। एक जठर रस टाइप का समझ लीजिए हमारे पेट के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, उसका उत्पादन शुरू हुआ। सवाल ये कभी कभी आता है कि उसकी पीएच वैल्यू, पीएच मात्रा क्या होती है, तो पीएच वैल्यू इसकी हो जाएगी 1.5 से 2.5, 1.5 से 2 के आसपास, यानी कि बहुत ज़्यादा ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। अब यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं HCl, और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। वही बात देखिए हिंदी में भी यहाँ लिखी हुई है कि इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और दूसरा होता है पेप्सिनोजन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी एसिडिटी अगर आप पीएच मात्रा देखेंगे तो 1.5 से 2 के बीच में, इसका कार्य एक तो ये होता है कि जितने भी जीवाणु हैं हमारे पेट में, बैक्टीरिया हैं जो हमें नहीं चाहिए अपने पेट में, उनको आप मार दीजिए। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस बात को मानता है और उसे, उन जीवाणुओं को, उन बैक्टीरिया को हमारे पेट में मार देता है। लेकिन क्या यही इसका एक काम है, नहीं, इसका एक काम और भी है। इसका एक काम ये भी है कि जो पेप्सिनोजन एंजाइम हमारे पेट में प्रोड्यूस हुआ था, जिसका उत्पादन हुआ था, उसको एक्टिवेट करो, उसको क्रियाशील करो। मतलब HCl गया दौड़ के पेप्सिनोजन को अब जगाने लगा कि जल्दी उठो, रोटी या खाना हमारे पेट में पहुंच चुका है, अब आपका कार्य करने का समय आ चुका है, अब आप उठिए। तो पेप्सिनोजन एक्टिव होता है, क्रियाशील की अवस्था में आते हैं। अब वो कहते हैं अब मेरे काम करने का समय है। तो HCl जब एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, पेप्सिनोजन को जब एक्टिवेट करता है, उसको क्रियाशील करता है, तो ये क्या बनता है, पेप्सिन। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है पेप्सिन, ये है पेप्सिन, ठीक है। आपको इस शब्द को याद करना है, पेप्सिन। अब ये जब भी आपको सीन जैसा शब्द आएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तुरंत समझ जाएगा कि इनका लेना देना प्रोटीन से है। तो याद है रोटी और दाल जो दोनों हमारे शरीर में गया था, तो रोटी के साथ तो जादू दिखाना शुरू कर दिया था मुख ने, लेकिन दाल को उसने नेगलेक्ट कर दिया था, दाल को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है और हमारे मुख को पता है कि मेरा काम कार्बोहाइड्रेट से लेना देना था। तो रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को मैं सिंपल शुगर के रूप में परिवर्तित कर रहा था, शर्करा में परिवर्तित कर रहा था, लेकिन दाल से मेरा लेना देना नहीं था। दाल को बोला, मुख ने दाल को बोला कि आपका लेना देना पेट में है, आप वहाँ पहुँचिए। वहाँ पर जब पेप्सिन नामक एक एंजाइम परिवर्तित होकर आपसे मिलेगा, तब फिर वो आपको सिंपल रूप में परिवर्तित करेगा। तो अब प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़े पेप्टोन्स में टूटना शुरू करेंगे हमारे शरीर में। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन के अणुओं को, फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे टुकड़े पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है।
सवाल एक बार आ चुका है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन की जो पाचन क्रिया, प्रोटीन को जो हम पचाते हैं, उसकी पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है, ये सवाल था। तो अब आप समझ गए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा आमाशय यानी कि स्टमक। उसके पहले अभी तक आपको कहीं भी लगा कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ है, प्रोटीन को हम पचाना शुरू कर रहे हैं? नहीं। तो उत्तर क्या हुआ, प्रोटीन सबसे पहले हमारे स्टमक, पेट में डाइजेस्ट होना शुरू होता है, यानी कि पचना शुरू होता है। तो यहाँ पर HCl ने 2 कमाल किया। बैक्टीरिया को तो मारा ही मारा, क्योंकि उसकी एसिडिटी जो pH वैल्यू है वो, मतलब गैस्ट्रिक जूस की जो pH वैल्यू है 1.5 से 2 है, तो बहुत ज़्यादा अम्लीय यानी कि एसिडिक हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl देखने को मिला। बैक्टीरिया को मारने के बाद उसने पेप्सिनोजन को क्रियाशील किया। एक एंजाइम है पेप्सिनोजन, मतलब वो दौड़ के गया HCl उसको उठाया, पेप्सिनोजन एक्टिव होकर पेप्सिन में बदला। और पेप्सिन का काम ये था कि जो प्रोटीन खाने के साथ हमारे शरीर में आया है, यानी कि जो दाल आ गया हमारे शरीर में, आमाशय में, पेट में, स्टमक में, उसको जो है छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में तोड़ना है, पेप्टोन्स में। ठीक है, तो वो पेप्टोन्स में टूट गया। ये आप समझ गए। चलिए, अब खाना जो है कैसे आया, मुख से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए, हमारे स्टमक से होते हुए, अब वो पहुंचेगा छोटी आंत में। तो हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ सबसे पहला हिस्सा जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत। अब छोटी आंत के भी कई सारे होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये आप लोग डिटेल में और भी पढ़ते हैं। हमें उन हिस्सों से ज़्यादा मतलब है जहाँ पर हमारा खाना पच रहा है। उसके बाद हमारा खाना पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रहणी। ठीक है, ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है छोटी आंत का, यानी कि अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही छोटी आंत में हमारा खाना पहुंचता है, वहाँ पर दाएं और बाएं 2 द्वारपाल जैसे अंग मौजूद हैं। एक अंग का नाम है लीवर यानी कि यकृत, और एक अंग का नाम है, ऑर्गन का नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम क्या बोलते हैं, अग्न्याशय, अग्न्याशय। और लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। अब ये इन लोगों को इन दोनों ऑर्गन्स को कमाल दिखाना है उस खाने पे जो हमारे स्टमक से, आमाशय से होते हुए आया है। अब एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट की बात है। आमाशय में जो खाना था उसकी pH वैल्यू क्या रही होगी, अम्लीय रही होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस हो रहा था हमारे पेट में, वो 1.5 से 2 के बीच का उसका pH मान था, pH वैल्यू था। इसका मतलब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच रहा है, यानी कि छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं अम्लीय है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है। तो अब आप बताइए कि अगर उस खाने के ऊपर द्वारपाल में से कोई भी केमिकल डालता है, जिसे हम बोलते हैं फिर से नया एंजाइम डालता है, कुछ भी करता है, तो क्या वो भी अम्लीय होगा? नहीं होगा। अगर वो और अम्लीय हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर के शरीर को गलाना शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो वो होगा आपका किस रूप में हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक रूप में। इसीलिए जो पैनक्रियाज की तरफ से, जो बाइल जूस के बाद हम पैनक्रियाज में पढ़ेंगे, ये आपका बाइल जूस हो गया, और बाइल जूस के बाद जब हम पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका बेसिक रहेगा, यानी वो कहीं ना कहीं उस माध्यम को अल्कलाइन बनाने की कोशिश करेगा, क्षारीय बनाने की कोशिश करेगा, ताकि एसिड और बेस, अम्ल और ये जो क्षार है, ये दोनों मिलके क्या बन जाए, यानी अम्लीय और क्षारीय ये जो माध्यम है, ये दोनों मिलके उसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे पानी अपना न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी जब सवाल पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पैनक्रियाज से निकलने वाला जो जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, वो आपका क्या होगा, वो क्षारीय होगा, वो अम्लीय होगा कि क्या होगा? तो वो क्षारीय होगा। अब हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे स्टमक से होते हुए खाना आया है, जाहिर सी बात है कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसे हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम, चाइम। कहीं चाइम लिखा होता है, कहीं काइम लिखा होता है, तो उसको हम काइम मान लीजिए बोलते हैं। अब इसमें 2 तरह के रस, 2 तरह के जूसेस इसके ऊपर प्रभाव डालेंगे। एक तो होगा पैनक्रियाज की तरफ से, जिसे हम अग्न्याशय बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस जो छोड़ेगा पैनक्रियाज, जो पाचक रस छोड़ेगा, उसमें क्या होता है हम ये देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे, ये जो लीवर है आपका बड़ा सा हिस्सा, लीवर में नीचे एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर का कमाल क्या है, और गाल ब्लैडर
में जब पथरी हो जाती है लोगों को और गाल ब्लैडर जब हटा दिया जाता है तो क्या नुकसान होता है, ये आज हम समझेंगे। तो लीवर में होता है गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर है क्या? देखिए, गाल ब्लैडर जो होता है उसे हम पित्ताशय बोलते हैं। कैसे पित्ताशय बोलते हैं? क्योंकि जो लीवर होता है वो अपना बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस पैदा करता है, और वो जो बाइल होता है, वो जो पित्त होता है, वो कहीं जाके इकट्ठा होता है, और जो वो इकट्ठा होता है वही होता है अपना गाल ब्लैडर, और इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। यानी लीवर ने जितने भी पित्त को प्रोड्यूस किया, उसका उत्पादन किया, बाइल का उत्पादन किया, वो जाके कहाँ इकट्ठा हुआ? एक थैले में इकट्ठा हुआ, और उस थैले का नाम क्या है? गाल ब्लैडर। तो जब भी अब खाना आएगा, क्योंकि देखिए लीवर ये बोलता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि खाना मुझे कब मिलेगा, छोटी आंत में खाना कब आएगा मुझे नहीं पता, तो लीवर अपना मेहनत करके इकट्ठा करके रख दे रहा है, ठीक है, इकट्ठा करके पित्त प्रोड्यूस करके, बाइल प्रोड्यूस करके, बाइल जूस का उत्पादन करके इकट्ठा कहीं रख दे रहा है, और उस थैले का नाम रख दिया गया गाल ब्लैडर। अब ये गाल ब्लैडर जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, अगर अब खाना गुजरेगा, उसको दिखेगा कि स्टमक से होते हुए खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले हिस्से यानी कि छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में आएगा, बस तुरंत वो वहाँ से पित्ताशय से थोड़ा थोड़ा पित्त जो है वो रिलीज़ कर देगा। अब ये जो बाइल है, आपको जान के हैरानी ये होगी कि ये पित्त की भूमिका है क्या। बात ये है कि बाइल जूस जो प्रोड्यूस हो रहा है, लीवर जो यकृत है, ये जो भी बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, स्रावित कर रहा है पित्त रस को, इसमें कोई भोजन पचाने की क्षमता नहीं है। ये नहीं अपने आप में भोजन पचा रहा है, मदद कर रहा है, ये बल्कि आपको एक माहौल दे रहा है। वो माहौल क्या है? यानी पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है, बल्कि ये क्षारीय माध्यम तैयार करता है, एल्कलाइन मीडियम तैयार करता है, ताकि पैनक्रियास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अग्न्याशय, जब पैनक्रियास कुछ जूस सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा, पैदा करेगा, तो वो सही तरीके से काम करना चाहिए। तो पैनक्रियास सही तरीके से काम करे, उसके लिए यकृत, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, छोड़ता रहता है समय समय पर। अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो ऊपर से जो खाना पेट से होते हुए आ रहा है वो अम्लीय है, वो एसिडिक है। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रल माध्यम में हमारा जूस काम करे, पाचन क्रिया बनी रहे, तो उसके लिए एक क्षारीय माध्यम यानी अल्कलाइन मीडियम पैदा करना जरूरी है, ताकि पीएच मान जब 7 के ऊपर वाले अल्कलाइन मीडियम उस माध्यम से टकराएगा जो ऊपर से पेट से खाना लेते हुए कायम अम्लीय माध्यम लेकर आ रहा है, तो अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम क्षारीय माध्यम अल्कलाइन मीडियम के साथ मिलकर न्यूट्रल माध्यम बनाएगा, जहाँ पर खाना सही तरीके से फिर से पचना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर? डियोडेनम में, और डियोडेनम जो है वो हमारी छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि बाइल जूस कितना इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए किसी का गाल ब्लैडर में हो गया था पथरी, ठीक है, पित्ताशय में हो गई थी पथरी और पित्ताशय हट गया। तो पित्ताशय हटने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लीवर जो पहले से बाइल बना बना के इकट्ठा रख रहा था, वो इकट्ठा कहाँ रखेगा? वो तो पैकेट आपने फाड़ के हटा दिया शरीर से। जब आप शरीर से हटा दिए उस पित्ताशय को, तो जाहिर सी बात है कि अब जब भी खाना आएगा छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में, ड्यूडेनम में, तभी तो केवल उस समय लीवर जितना बाइल प्रोड्यूस कर पाएगा, जितना पित्त बना पाएगा, बस उसी का असर होगा खाने पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कम प्रोड्यूस होगा, अब बाइल उतना नहीं मिलेगा खाने को पचाते समय, तो क्षारीय माध्यम जो अल्कलाइन मीडियम है उसमें कमी आएगी। जब उसमें कमी आएगी तो पैनक्रियास जितने भी जूस सिक्रीट करेंगे, जूस बनाएंगे, तो उसमें भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए जिनका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है उनको आप देखेंगे कि फैट पचाने में नुकसान होता है, क्योंकि फैट प्रॉपर तरीके से, अब तक हम लोगों ने कहीं पढ़ा ऊपर कि फैट बहुत सही तरीके से कहीं पचाया जा रहा है, वो इसी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में पचना शुरू होता है सही तरीके से। और उसी समय अगर बाइल सही संख्या में मौजूद, पर्याप्त मात्रा में मौजूद अगर नहीं होगी, बाइल की मौजूदगी वहाँ पे दर्ज नहीं होगी पर्याप्त मात्रा में, तो जाहिर सी बात है कि फैट भी नहीं सही से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए जिनका गाल ब्लैडर पित्ताशय निकाल दिया जाता है पथरी के बाद, उनको कहा जाता है कि फैट वाली चीज़ कम खाइए, यानी वसा वाली चीज़ कम खाइए, ठीक है। तो गाल ब्लैडर का, लीवर का काम क्या है अब आप लोग समझ चुके हैं, बाइल जूस का काम क्या है इस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम समझते हैं आगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है अपने बॉडी का, यानी यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं पैनक्रियास। इसी पैनक्रियास यानी अग्नाशय रस के लिए कितना मेहनत किया है लीवर यकृत इसी पैनक्रियास के रस के लिए मेहनत कर रहा है कि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी उत्पादन कर रहा है एंजाइम्स का, वो सही तरीके से हमारे छोटी आंत में खाने को पचा दे। तो अब ये जो पैनक्रियास है, अग्नाशय है, ये 3 तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, 3 तरह के एंजाइम का उत्पादन करता है। कौन कौन सा? इसमें एक है ट्रिप्सिन, एक है एमाइलेस और एक है लाइपेज। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रिप्सिन। पेप्सिन याद आया आपको? जो पेप्सिन हम लोग ऊपर स्टमक में पढ़ रहे थे, पेट में पढ़ रहे थे, आमाशय में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर वो क्या काम कर रहा था? जो प्रोटीन था उसको छोटे छोटे पेप्टोन्स में तोड़ रहा था। तो ट्रिप्सिन का यहाँ पर काम ये होगा कि ये एंजाइम पेप्टोन्स, जो पेप्टोन्स ऊपर से आ रहे हैं ना, अब आप समझ गए पेप्टोन्स है, प्रोटीन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन को पेप्टोन में तो हमारे पेट में आमाशय में बदला जा रहा है, तो वहाँ से क्या हमें मिल रहा है? पेप्टोन्स। तो पेप्टोन्स और प्रोटीएस को और छोटे छोटे टुकड़े में ये बदलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड। छोटे छोटे टुकड़ों में और ज़्यादा ये बदल रहा है। कौन बदल रहा है एंजाइम? ट्रिप्सिन। आगे देखते हैं, एक एंजाइम है एमाइलेस। एमाइलेस का काम क्या है? जो स्टार्च है उसको माल्टोज में बदलता है। यही सवाल पूछ दिया जाता है सीधे कि माल्टोज कहाँ पे बदलता है? एमाइलेस की मदद से बदलता है। उसके बाद एक होता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो फैट, देखिए अब यहीं पे ये बात हो रही थी गाल ब्लैडर की इंपॉर्टेंस की, गाल ब्लैडर के महत्व की। तो लाइपेज क्या करता है कि ये जो वसा फैट है उसको वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें? जो लाइपेज है ये फैट को, वसा को वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हमें अमीनो एसिड तक पहुंचाता है छोटी आंत में, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ग्लूकोज तक पहुंचाता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तक पहुंचाता है। अब एक चीज़ आपको ये समझने वाली बात है कि जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत के हिस्से में आप देखेंगे तो ऐसे उंगलियों की तरह उभार है, ठीक है, छोटे छोटे उंगलियों की तरह ढेर सारे उभार है। इसकी वजह से काफ़ी सरफेस एरिया मिल जाता है खाने को पचाने के लिए। तो छोटी आंत के भीतर अगर आप देखेंगे, भीतरी सतह पर उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध का मतलब इनर सरफेस अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का देखेंगे तो थिन फिंगर, उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसे हम बोलते हैं आत्रांकर, ठीक है, आत्रांकर, इस तरह से कुछ नाम है इसका, देख लीजिएगा। आत्रांकुर इस तरह से कहते हैं विली को, तो विली का हिंदी आप देख लीजिएगा, तो इसको हम विली बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पचने वाला खाना है उसे हम बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर सकें, उसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। यानी यह प्रवर्त जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उभार हैं, ये पचे हुए भोजन के लिए अधिक सतह प्रदान करते हैं, ठीक है, अधिक सरफेस एरिया सतह प्रदान करते हैं, ताकि वह रक्त और रक्त वाहिकाओं की दीवारों यानी कि ब्लड कैपिलरीज में अवशोषित यानी एब्जॉर्व हो सकें। तो ये जो ब्लड है फिर वो इस पचे हुए खाने को बाकी शरीर तक पहुंचा देता है, और जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है फिर वो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि तदुपरांत जो रक्त अवशोषित भोजन, तो रक्त जो है वो अवशोषित यानी जो एब्जॉर्व्ड खाना है, भोजन है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, तथा अनपचा जो भोजन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारी बड़ी आंत तक पहुँचा दिया जाता है, जो बाद में फिर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को थोड़ा इस टॉपिक के बारे में बता दिया जाए। अब आप लोग कोई भी टॉपिक विटामिन्स का पढ़िएगा, यहाँ तक कि रक्त क्या काम करते हैं ये पढ़िएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पचा हुआ भोजन वो किस तरीके से अब अपने साथ ले जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।